हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ द स्कूप ट्यूबर। आज से हम रैपिड रिवीजन सीरीज़ में केमिस्ट्री भी करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि साइंस क्या होती है। साइंस वो ब्रांच स्टडीज़ की जो कि डील करती है एक मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली जो एक मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो इसका मतलब है जो साइंस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पीछे की, वो जानने में केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। अब जानेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि किसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, वेदर के चेंजेस या फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशंस, हर जगह मोस्टली सब केमिस्ट्री यूज़ होती है। जैसे कि हमारी दवाइयाँ बनाने में, ड्रग्स बनाने में, जो दवाइयों में ड्रग्स यूज़ होते हैं कोई ठीक है, सब जगह केमिस्ट्री यूज़ होती है। हमारे फ्रिज में, हमारे आसपास कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर किसी की अपनी अलग अलग केमिस्ट्री है। फ्रिज के अंदर CFC का होना, अगर वो ना हो तो ठंडा कैसे होगा ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा केमिस्ट्री है क्या करती है CFC गैस, कि वो ठंडा करती है नहीं करती, तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हम फ्रिज में क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें। तो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला है नेचर ऑफ मैटर। अब हमें पता तो है मैटर क्या होता है। वो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मास और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका खुद का एक मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक शेप होती है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर शेप नहीं होती है। गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। भी पता है कि हम सॉलिड को हीट करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को हीट करके गैस बना सकते हैं, या फिर गैस को कूल करके लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को कूल करके सॉलिड बना सकते हैं। बल्क लेवल पर जो मैटर है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मिक्सचर्स, एक है प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर है ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक है होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस होते हैं ना वो मिक्सचर्स होते हैं जो भी 2 चीज़ें हैं आपस में एक साथ मिल जाती हैं बिल्कुल से। दूध और चीनी, हम दूध में चीनी डालते हैं, बिल्कुल मिल जाता है, हमें पता नहीं चलता क्या अलग है और क्या नहीं, ऐसे ही। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है ना उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपस में मिलते नहीं हैं। जैसे कि पानी और मिट्टी, मिट्टी कितना भी लाने की कोशिश कर लो वो थोड़ी देर घूमेगी तो ज़रूर, लेकिन वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट है इसका प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो एलिमेंट होते हैं ना वन टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि एक कोई चीज़ है तो वो अगर H2 से बना है तो सब कुछ H2 से ही बनेगा, ऐसे। लेकिन जो कंपाउंड होता है ना वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपाउंड होकर बनता है। जैसे कि पानी है H2O, वो पानी से मिलके बनता है ना, ऐसे। मतलब कि 2 एलिमेंट से मिलके बनता है ना H और O, ऐसे। अमोनिया है वो N और H से मिलके बनती है NH3, ऐसे। आगे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो मेज़रमेंट में यूज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़, या फिर एक मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों पढ़ेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर किसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती है। जैसे कि मान लो मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसमें से मैंने आधा लीटर दूध निकाल दिया, तो जो बचा हुआ आधा लीटर दूध है, ऐसा तो है नहीं वो पानी बन जाएगा, नहीं ना। उसकी क्वांटिटी तो कम हो गई है लेकिन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और जो पार्टिकल है उसका नेचर है वो तो सेम ही ना, वो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मान लो मैंने उसी दूध को कर्डलिंग कर दी, उसकी दही जमा दी, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। ये होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सब्सटेंस की, ठीक है। अब इन टर्म्स को मेज़र करने के लिए सिस्टम है, एक है इंग्लिश सिस्टम, एक है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम वो फ्रांस से चालू हुआ है और इंग्लिश सिस्टम तो है जो हम आजकल पढ़ते ही हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल SI यूनिट्स क्या है हमारी। SI यूनिट वो होती हैं जो जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स के द्वारा बनाई जाती हैं, CGPM के द्वारा, ठीक है। जैसे कि लेंथ की क्या होती है हमारी मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक का है केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर का,
सब्सटेंस के अमाउंट का है मोल और इंटेंसिटी का है मंडला। इसके बाद हमारा टॉपिक है मास और वेट। मास और वेट में क्या अंतर होता है? देखो वैसे इन पर्पस जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, समहाउ सेम सी ही बात है, लेकिन फिजिक्स में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो मास होता है ना वो होता है कि उस मैटर का कितना अमाउंट है प्रेजेंट है, मतलब कितना अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है वहाँ पर। लेकिन जो वेट होता है ना वो होता है फोर्स जो लगाया जा रहा है ग्रेविटी से किसी मैटर के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आगे हमारा डेंसिटी क्या होता है? हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को हम टेम्परेचर बोलते हैं। इसके 3 यूनिट है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन है। देखो जैसे कि F डिग्री इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 3, या फिर केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो सारा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का सिलेबस है, तो इसे हम वहीं पे पढ़ते हैं। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, एडिशन हो गया, इनका अनसर्टेनिटी लॉ हो गया, ये सब कुछ हम वहीं पर पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। जैसे हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है और क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग जो मैटर होता है ना वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एक मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो चेंज नहीं होता, मतलब कि बनाया नहीं जा सकता मैटर को। ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दिया था जोसेफ प्राउट ने। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई हमें कंपाउंड दे रखा है तो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शनल में ऑफ एलिमेंट्स के वेट में होगा। मतलब कि जैसे कि देखो यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे मान लो मैंने बनाई, कोई गैस बनाई मैंने पानी बनाया लैब में, तो वैसे तो है नहीं ना, मैं कुछ और बनू के पानी बना दूँगी। पानी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो H2O ही तो है। जब मैं लैब में भी बनाऊँगी या फिर सिंथेटिक तरीके से बनाऊँगी तो वो भी H2O ही रहेगा ना। तो जो प्रोपोर्शनल रहता है हमारे एलिमेंट्स का किसी कंपाउंड में वो सेम ही रहता है, चाहे उसे हम कहीं से भी ले आएँ। जैसे कि कोई पानी है, वो मैंने टैप वाटर का लिया, RO का लिया या फिर किसी और जगह का लिया, तो पानी रहता है, वो हर जगह का H2O ही रहेगा ना, ये है इसका मतलब। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करा, किसमें 1:2 में, तो पानी बनेगा। और अगर हम एक चीज़ को कांस्टेंट रख लें, मतलब कि एक चीज़ को फिक्स्ड कर दें, जैसे हाइड्रोजन तो हम 2 ही लें और ऑक्सीजन का रेशियो को बढ़ा दें, दुगना कर दें, तो जो उसका रेशियो आएगा ना वो एक सिंपल रेशियो ही होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा हमारा। कैसे? H2 प्लस O को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। और H2 और O2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। यही होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला है गैल-ल्यूसॉक लॉ। ये बहुत अच्छा लॉ है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है, समझते हैं। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को मतलब कांस्टेंट कर देंगे या फिर एक मान लेंगे, ऐसे मान लो मैंने 25 पे माना, तो जो गैसेस है ना वो एक तरीके से कंबाइन होंगे। जैसे मान लो अगर में पानी है 25 डिग्री पर कंबाइन होता है और H2 प्लस O के साथ मिलके पानी बनाता है, तो वो इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पर हर बार पानी ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कभी वो आधा 0.2 मोल 0.3 मोल ऐसे बना के बना रहा, नहीं, वो हमेशा 1:2 के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, इसमें दे रखा है आगे हाइड्रोजन प्लस पानी इज इक्वल्स टू वाटर 100 ml प्लस 100 ml सॉरी 100 ml ऑफ हाइड्रोजन प्लस 50 ml ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर 100 ml का। इसमें क्या पता चलता है? हमने आगे पढ़ा था कि मास कंजर्व होता है लेकिन वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है, इस बात को याद रखना। मास, आप एक बार सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 100 लिया, यहाँ पे 50 लिया, तो ये क्यों 150 नहीं बना रहा है? क्योंकि हमारा मास कंजर्व होता है, ना कि वॉल्यूम कंजर्व होता है। ठीक है, ने दिया था जोसेफ लुइस गैल-ल्यूसैक, मतलब इसने अपने नाम पे रख दिया था इसका नाम, लॉ का नाम। ठीक है, अगला है हमारा एवोगाड्रो लॉ।
अभी हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो हमें पता है जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं तो क्या हमारी जो फॉर्मूला है आइडियल इक्वेशन की कौन सी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, उसमें जब सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, आर हमारा कांस्टेंट होता ही है, टी हम कांस्टेंट कर रहे हैं, पी हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, v इज इक्वल्स टू के एन हो जाएगा। इसी को हम एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं। ये लॉ गैसेस के लिए है। बताना ज़रा 1 मोल पर वॉल्यूम कितना होता है गैस का, एसटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये सबके लिए फिक्स्ड होता है। पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं, जिनमें से पहला है कि जो मैटर होता है वो एटम्स से मिलके बनता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जैसे मान लो एक मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया तो बाकी सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ से लिया वहाँ से लिया, सब हाइड्रोजन सेम बात ही तो है। ठीक है, अगला है हमारा, ये बोलता है कि अगर मैं जैसे कोई कंपाउंड ना तो मैं फिक्स रेशियो में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर मुझे पानी बनाना है तो मुझे किस रेशियो में लेना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, जब भी तो पानी बनेगा। ये बात हमारे गैलिलियो ने भी बोल रखी है, वही बात बोलती है, उन्होंने भी सेम सेम। अगला है हमारा, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स या फिर जो यूज़ होते हैं उसके रिएक्टेंट, जैसे मान लो मैंने H+Cl की रिएक्शन करवाई तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो रीअरेंजमेंट होगा, HCl बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं H और Cl की रिएक्शन करवाऊंगी नाइट्रोजन बन जाएगा, नहीं। जो हमारे रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट होता है उन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है हमारे प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट का रीअरेंजमेंट होता है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अगला है हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। समझते हैं हम ये क्या होता है। हर एक एटम का अपना अपना एक मास होता है, उसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। समझते हैं हम, जैसे मान लो कोई चीज़ को नापने की यूनिट ग्राम वगैरह होती है, तो ऐसे ही ना एटॉमिक मास को नापने की यूनिट होती है हमारी ग्राम भी होती है, हमारी यू भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं, या फिर एएमयू भी होती है, जैसे कि हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो 1 AMU होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है ग्राम में। एक AMU का मतलब है 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का, उसमें एक होता है हमारा 1H1, एक होता है, एक का मास 2 होता है, एक का 3 होता है, जैसे हम ट्रिटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ऐसे अगर हम इन सब का, इन तीनों का एवरेज लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि तीन जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनका जब हम एवरेज लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर देखो कार्बन का लेके दिखाया हुआ है ना, ऐसे ही। अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, जैसे मान लिया हमने एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है बोला है। और अगर हमें पानी का निकालना है, पानी एक मॉलिक्यूल होता है ना, तो पानी का हम कैसे निकालेंगे, हमारे हाइड्रोजन है 1/2 और एक हमारा ऑक्सीजन है, मतलब कि 16, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया पानी का 18। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हमें मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इन सब के हमें मास याद होने चाहिए। ये मोस्टली पेपर में आ जाते हैं, फिर हम सॉल्व तो करते बैठेंगे नहीं, तो इनके आप निकाल सकते हो, इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा फार्मूला मास। फार्मूला मास किसी कंपाउंड का मास होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक बहुत बड़ा सा नमक का डेला लिया तो उसमें बहुत सारे NaCl के पार्टिकल्स होंगे ना, तो मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूलर मासेस होंगे ना, तो N इंटू मॉलिक्यूलर मासेस को ही हम फार्मूला मास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अगला है मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास। मोल को नापने के काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, इसकी SI यूनिट क्या है, मोल इटसेल्फ। ठीक है, जिसे हम MOL लिखते हैं। जो मोल होता है ना, उसे हम 3 टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे कि मोल को हम वेट के टर्म में देखेंगे तो वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, N नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब कि N इज इक्वल्स टू, N हमारा मोल है यहाँ पर,
जो हमें वाइट दे रखा है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, अगला है हमारा मोल्स का पार्टिकल के साथ रिलेशन। तो मोल्स इज इक्वल्स टू हम जितने पार्टिकल दे रखे हैं अपॉन एवोगाड्रो नंबर। है हमारा मोल का वॉल्यूम का रिलेशन एन इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम एट एस टी पी अपॉन में कितना 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। जो वॉल्यूम वाला है ना ये गैसेस के लिए अप्लाई होता है केवल एस टी पी पर। ठीक है, बाकी दोनों सबके लिए एप्लीकेबल हैं। हम जानेंगे मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम होता है किसी गैस के लिए। अगला है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। वो कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ द एलिमेंट जो कंपाउंड में होता है इनटू 100 अपॉन में मास ऑफ द एलिमेंट एक कंपाउंड का। मतलब कि जैसे हमें कोई मास दे रखा है, जैसे कि मान लो अब मेरे को कंपोजिशन निकालनी है पानी में H की, कितनी होगी हमारा टोटल मोलर मास कितना है पानी का 18 और H का कितना होता है 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2/18 इंटू 100 हो जाएगा हमारा क्या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें देखो हाइड्रोजन पानी दोनों की निकाल के दिखाई गई है और जो दोनों की परसेंटेज आएगी ना वो 100, जब उनको प्लस करेंगे तो वो 100 ही आएगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो अलग अलग चीज़ है। जैसे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना वो रेशियो होता है जिसमें जो कंपाउंड है वो कंपाउंड होता है, लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमारे एटम्स वो। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लो एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर देखो। ठीक है, हमारा जो सी है वो 80 हो गया और जो हमारा एच है वो 20 हो गया, मतलब परसेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले एम्पेरिकल, मतलब एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं। एक सी है और एक एच है, इसकी परसेंटेज कितनी कितनी दे रखी है 80 दे रखी है कि 20 दे रखी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो कितना होता है हमारा कार्बन का 12, परसेंटेज कितनी है 80, तो 80/12 ये कितना हो जाएगा 20/3। अगला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 20/1 या क्या हमारा 20। अब हम निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो क्या होता है हमारा 20/3, ये हमारा आगे आया था ना। अपॉन में नॉर्मल से जो भी छोटा होगा ना हम उसको लेते हैं। 20 तो बड़ा है 20/3 से, तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे 20/3/20/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कार्बन के केस में। हाइड्रोजन के केस में होगा 20/20/3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 से 20 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कार्बन के लिए और H के लिए आ जाएगा 3। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा 1:3 का, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा CH3, क्योंकि जो हमारे H हैं वो है 3 और हमारा जो C है वो है 1। आया समझ में। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो हमारी किताब में भी दे रखा है, सॉल्व करना है पूरा एक प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था H और C की फॉर्म में, इसमें दे रखा है HC और Cl के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो और जो मैंने बताया है वो भी रेफरेंस ले सकते हो, बात सेम ही है, वो अलग अलग कंपाउंड के लिए। ठीक है, हमारा स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोशियोमेट्री है ना ये ग्रीक वर्ड है, इसमें स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र। मतलब डील्स करता है किससे कैलकुलेशन ऑफ मासेस, मतलब कि वॉल्यूम भी होता है कभी कभी उसमें, लेकिन मोस्टली मासेस से डील करता है। और एंड और प्रोडक्ट में इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की स्टोशियोमेट्री निकालने के लिए हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे हम मान लो कि इक्वेशन दे रखी है इसमें
CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O। इससे हमें क्या क्या पता चलता है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से और बनाता है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। ये तो हो गया मोल के रेफरेंस में। अगला मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 और देता है हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है। अगला है वॉल्यूम के प्रेफरेंस में 22.4। वॉल्यूम के प्रेफरेंस में किस लिए? क्योंकि सारी गैसें तो थी इसमें, इसीलिए। तो 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 44.8 लीटर ऑफ O2 और देता है 22.4 लीटर ऑफ CO2 और 44.8 लीटर ऑफ H2O। अगला है वेट के बेसिस पर 18 ग्राम 16 ग्राम ऑफ CH4, जैसे कार्बन का होता है 12 और 4 हो गए हाइड्रोजन के, रिएक्ट करता है 2 इंटू 32, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स थे ना हमारे, तो 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2 और देता है 44 ग्राम ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल दे रहा था ना ये पानी का, तो 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है। ये सब हमें स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है। अगला है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो कि रिएक्शन में कम हो, जो कि रिएक्शन को रोक दे। यही वो पार्ट होता है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि कितना बनेगा कोई कंपाउंड। जैसे कि मानो एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कि पानी के केस में मेरे पास 3 मोल कितना है हाइड्रोजन है, 4 ले लेते हैं, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 10 मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। जब हम उनको रिएक्ट करेंगे तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? H2 प्लस हाफ ऑफ O2 इज इक्वल्स टू H2O, है ना। तो हमारे जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? हमारे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? नहीं सॉरी, 4 जो हमारे 4 मॉलिक्यूल हैं वो कितने से रिएक्ट करेंगे? 2 से, लेकिन हमारे पास 10 हैं तो ये क्या होगा? हमारा एक्सेस में है। लेकिन जो हमारा इस केस में हमारा हाइड्रोजन तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस में बच जाएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? हमारा हाइड्रोजन। ठीक है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं कब हमारी रिएक्शन रुकेगी लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से। ठीक है। अगला है हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूबल। रिएक्शन इन सॉल्यूबल सॉल्यूशंस में हमारे 4 टर्म्स हैं। पहला है मास परसेंट या फिर वेट परसेंट, मतलब कि W/W, या फिर जो हम पढ़ते हैं M/W ये। और उसके बाद हमारा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी पढ़ते हैं इनको एक एक करके। मास परसेंट का मतलब है हमारा, हमें कोई एक एलिमेंट है उसका मास निकालना है। तो जैसे कि अब सॉल्यूशन बनाया हमने A और B का, ठीक है, तो उसका पूरा मास कितना होगा A+B और उसका एक मास कितना होगा A। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, हो गया हमारा मास परसेंट। ये हमारा मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है। कोई सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको तो हम मोल्स निकालेंगे, पहले A के और फिर B के मोल्स निकालेंगे। मोल्स में पता है ना हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं किसी का वेट दे रखा होता है तो हम गिवन वेट अपॉन उसका मोलर वेट कर लेते हैं। ऐसे हम उसका पहले मोल्स निकाल लेंगे और फिर हम सॉल्यूशन के मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे Na हो गए। हमारे हमने कोई सॉल्यूशन बना हुआ है 2 चीज़ों से, A और B से। तो हमें अगर A का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो Na अपॉन Na प्लस NB, और हमें B का निकालना है तो मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस NB। जो हमारे मोल फ्रैक्शन आया है A का और जो मोल फ्रैक्शन आया है B का, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। अगली टर्म है हमारी मोलैरिटी क्या होता है? हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में कितने, सॉल्यूट के मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एक लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं उसको बोलते हैं हम मोलैरिटी। इसे लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम लीटर या ml में ले सकते हैं। अगर हम लीटर में लेंगे तो सिंपल यही फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम ml में लेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना।
देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है तो 0.2 मोल कितने में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कितना है 1 लीटर मतलब कि 1000 ml अपॉन 1 मोल इंटू में कितनी क्वांटिटी दे रखी है 0.2, उससे निकल आएगा 0.2 कितने में होगा हमारा 200 ml में होगा। ऐसी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2। देखो हम इस फॉर्मूले से भी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा है उसे सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 मोल हमें दे रखा था, इतने में कितना होगा हमें, वो कितना दे रखा है हमें वॉल्यूम 1000 ml और 1 मोल की बात हो रही थी इंटू v2। यहाँ से हम v2 निकाल लेंगे, वो भी कितना ही आएगा 200 ml। ठीक है, ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। अगला है हमारा मोलैलिटी। जब से हम ऊपर से जो पढ़ते आ रहे थे मोल फ्रैक्शन वगैरह, उनके सबके अपॉन में क्या था सॉल्यूशन की बात हो रही थी, लेकिन इस केस में अलग है, इसमें सॉल्वेंट की बात होती है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट आ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर हम kg लेंगे तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा, और अगर हम ग्राम में लेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पर देखो एक एग्जांपल दे रखा है हमको प्रॉब्लम की फॉर्म में, डेंसिटी दे रखी है, इसमें हमको डेंसिटी दे रखी है तो हम यहाँ से मास निकाल लेंगे। m इज इक्वल्स टू हमारा 3 मोल है। ठीक है, मास ऑफ NaCl निकालेंगे 1 लीटर के अंदर 3 इंटू 58.5, इसका मोलर मास आ जाएगा 175.5 ग्राम। अगली में मास ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर निकालेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिटेड डेंसिटी तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 ग्राम। फिर उसके बाद हम वाटर का मास निकाल लेंगे। वाटर का मास हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन का मास आया है उसमें से हम माइनस कर लेंगे NaCl के मास को। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1075.5 ग्राम। यहाँ से मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 3 हमें दे